हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपीपी री एग्जाम की परीक्षा तिथि जिस तरह से नज़दीक आती जा रही है, उस तरह से आप लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है और उसमें आपकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए हम लोगों ने अपनी भी तैयारी कर ली है और कमर कस ली है दोस्तों। तो जिसमें जीके जीएस या और करंट अफेयर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ, जिसमें करंट अफेयर, जीके जीएस सभी पार्ट आपको समाहित मिलेंगे दोस्तों। चलिए समय जाया ना करते हुए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। देखिए आपके सामने आज हमने रखा हुआ है अभ्यास के कुछ परियोजनाएं और अभ्यास के प्रश्न, युद्ध अभ्यास के प्रश्न रखे हैं दोस्तों। हमने पहले टॉपिक रखी है, टॉपिक रखने के बाद हमने क्या किया है कि उस पर आधारित प्रश्न रख दिए हैं। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। ये देखिए, अभ्यास तरंग शक्ति, अभ्यास तरंग शक्ति, थोड़ा सा और मोटा कर दिया जाए मार्कर को। ये देखिए, अभ्यास तरंग शक्ति। तो दोस्तों अभ्यास तरंग शक्ति जो है, ये युद्ध अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच हो रहा है दोस्तों? तो भारतीय वायुसेना और अन्य 10 देशों के साथ यह सैन्य अभ्यास हो रहा है दोस्तों, होने वाला है दोस्तों। कौन सा अभ्यास है? तो अभ्यास तरंग शक्ति। ठीक, रेड फ्लैग 24, रेड फ्लैग 24, ये अभ्यास किसके साथ हो रहा है दोस्तों? तो यह भी भारतीय वायुसेना के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? तो भारतीय वायु सेना के साथ हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों सैन्य अभ्यास शक्ति, सैन्य अभ्यास शक्ति। तो दोस्तों पहले हम कुछ सैन्य अभ्यास हैं, उसके बाद प्रश्न है, फिर उसके बाद कुछ टॉपिक है, उसके बाद फिर से प्रश्न है। तो ऐसे हल करेंगे दोस्तों तो हमें अभ्यास करने में आसानी होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी दोस्तों। तो आइए देखिए, सैन्य अभ्यास शक्ति, सैन्य अभ्यास शक्ति किस किस देश के बीच हो रहा है दोस्तों? तो भारत की सैन्य के साथ, सैन्य सेना के साथ, और साथ ही साथ फ्रांसीसी फ्रांसीसी सेनाओं के साथ यह अभ्यास हो रहा है दोस्तों। किसके साथ हो रहा है? तो भारत के साथ हो रहा है और फ्रांसीसी सेना के साथ हो रहा है, सैन्य बलों के साथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपसे कैसे पूछेगा प्रश्न दोस्तों? तो इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत और किस देश के साथ, किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास शक्ति, सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया है? तो किसके साथ किया गया है दोस्तों? भारत और फ्रांसीसी सेना के साथ। उसी तरह से जब आगे देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए, इसमें देखेंगे तो है सैन्य अभ्यास रिम्पैक, सैन्य अभ्यास रिम्पैक, यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक, रिम ऑफ पैसिफिक। तो इसमें देखेंगे रिम्पैक 24 किन किन देशों के बीच हो रहा है दोस्तों, किस देश से बचाव के लिए हो रहा है अभ्यास? तो देखेंगे तो इसमें या देखिए देशों, चीन से चीन के, ओ एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे है चीन से उत्पन्न, चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे, चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे, खतरे से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए 24 देशों ने, 24 देशों ने यह सैन्य अभ्यास किया है, जिसका नाम है दोस्तों क्या? रिम्पैक 24। किस देश से उत्पन्न होने वाले खतरे? चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाव के कारण, बचाव के लिए रिम्पैक, रिम्पैक 24 नामक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है दोस्तों। यह सबसे बड़ा, हिंद महासागर में यह सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है दोस्तों। यह क्या है? यह हिंद महासागर में, हिंद महासागर में किया जाने वाला, किया जाने वाला
किया जाने वाला सबसे बड़ा समुद्री सबसे अब तक का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। समुद्री अभ्यास है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसको जब आप नोट कर लेंगे तो प्रश्न कहीं से भी आएगा आप बना लेंगे। तो क्या है दोस्तों, रिम पैक 24, रिम ऑफ पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए क्या है, तो चीन से उत्पन्न होने वाले, किससे उत्पन्न होने वाले, तो चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाव के कारण, बचाव के लिए 24 देशों ने, 24 देशों में जिसमें अपना भारत भी शामिल है, 24 देशों ने क्या किया है, यह युद्ध अभ्यास किया है दोस्तों। यह योजना बनाई है हिंद महासागर में किया जाने वाला, हिंद महासागर में किया जाने वाला अब तक का यह सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है दोस्तों, सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। कौन, रिमपैक 24। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले पर, अगली टॉपिक पे दोस्तों। तो क्या है, ये देखिए युद्धाभ्यास IMT, ये देखिए क्या नाम है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे युद्धाभ्यास IMT, युद्धाभ्यास IMT क्या है दोस्तों, तो युद्धाभ्यास, इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसको यहां देख लेंगे तो क्या है, युद्धाभ्यास IMT ट्रिलेट, IMT ट्रिलेट, ठीक, ये देखिए तो युद्धाभ्यास IMT ट्रिलेट 24, तो ये किसके किसके बीच हो रहा है दोस्तों, ये युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हो रहा है, तो IMT का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इंडिया, यम से मोजाम्बिक और टी से तंजानिया, तीन देशों के बीच या त्रिकोणीय त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है दोस्तों जो अब की बारी हुआ है। तो युद्धाभ्यास IMT ट्रिलेट 2024, यह युद्धाभ्यास किसके किसके बीच, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया देश के नौसेनाओं के बीच या त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। तो सैन्य अभ्यास से दोस्तों एक नंबर गारंटी के साथ आएगा और यही कहीं से, इसी में से जितना हमने आपके सामने रखा है इसी में से एक प्रश्न आने वाला है दोस्तों। तो जब एक प्रश्न यहीं से आने वाला है तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, तो उसके बाद आपके सामने दिख रहा है गगन स्ट्राइक 2, गगन स्ट्राइक द्वितीय या इसी को हम क्या कहते हैं 2, 7 मई 2024 भारतीय सेना और वायुसेना के बीच, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच यह अभ्यास किया गया, यह अभ्यास किया गया। कहां पर किया गया, तो दोस्तों पंजाब के पास में किया गया। कहां पर किया गया, पंजाब के पास में किया गया। क्या किया गया, गगन स्ट्राइक द्वितीय 7 मई 2024 को भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य यह युद्धाभ्यास किया गया, ठीक है। कौन सा, तो ये 8 नंबर पे, ठीक, 10 तारीख 2024, 10 तारीख 2024 युद्धाभ्यास या सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ दोस्तों, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य यह अभ्यास किया गया, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य यह अभ्यास किया गया, ठीक है दोस्तों। कौन सा, तो 10 तारीख, कौन सा, तो इसका नाम है 10 तारीख 2024 2024, ठीक है। चलिए लेमेतियो, लेमेतियो दोस्तों यह एक कूट भाषा है, यह एक कूट भाषा है जिसका अर्थ होता है मित्रता, जिसका अर्थ होता है क्या, मित्रता। क्या अर्थ होता है दोस्तों लेमेतियो का, लेमेतियो एक कूट भाषा है जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, तो मित्रता होता है। और इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों जिनके रक्षा बलों के बीच यह अभ्यास हो रहा है, तो इसमें है दोस्तों भारत कौन कौन है, भारत सेशल्स रक्षा बलों के बीच 18 से 27 मार्च 2024
2024 के समय यह सैन्य अभ्यास हुआ है दोस्तों। कौन कौन किस किस समय, तो किन किन के साथ, भारत और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच 18 से 27 मार्च तक यह सैन्य अभ्यास किया गया दोस्तों, जिसका नाम है लेमेतियो। और इसका ये तो कूट नाम है दोस्तों, इसका जो अर्थ निकलता है वह क्या निकल के आता है दोस्तों, तो मित्रता निकल के आता है। ठीक है, तो मित्रता निकल के आता है। अब यह क्यों किया जाता है दोस्तों, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं या मित्र देश हैं, मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ क्या रहे, हमारा संबंध जो है वो बना रहे, हमारी मित्रता जो है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास भारत तथा अमेरिका के बीच, भारत तथा अमेरिका के बीच में यह सैन्य अभ्यास किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा दोस्तों, भारत और अमेरिका के साथ यह सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, किसके किसके साथ, भारत और अमेरिका के साथ। नाम क्या है दोस्तों, तो टाइगर ट्रंप 2024। तो दोस्तों छाप दीजिए कमेंट में, कमेंट में छाप दीजिए, कमेंट में फेंक कर मारिए इन सब सभी सैन्य अभ्यासों को। ठीक है, किन किन देशों के बीच हो रहा है, तो यही आपसे पूछता है दोस्तों, किन किन देशों के बीच यह सैन्य अभ्यास हुआ है, आयोजित हुआ है, कब हुआ है, तो 2024 में। यह आपके करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, और सैन्य अभ्यास से भी जुड़ा है, ऑपरेशन से भी जुड़ा हुआ है, परियोजनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह आपके लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए जिमैक्स क्या है दोस्तों, जिमैक्स, जिमैक्स मैंने बताया था, जिमैक्स किस किस के साथ होता है दोस्तों, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, यह भी युद्ध अभ्यास मैंने आपको बता रखा है। कौन कौन से, तो वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन। और ये जिमैक्स जो है दोस्तों, यह भी मैंने बताया हुआ है कि जिमैक्स भी किसके साथ होता है, तो जापान के साथ होता है। लेकिन दोस्तों जिमैक्स 24 है, ये क्या है, जिमैक्स 24 है। जिमैक्स 24 का मतलब दोस्तों यह जो युद्ध अभ्यास हुआ है 2024 में हुआ है, किसके किसके साथ हुआ है दोस्तों, तो भारत और जापान के मध्य हुआ है। कौन सा संस्करण था दोस्तों, 8वां या 18वां, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कौन सा अभ्यास था, 8वां था या 18वां था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने दो ऑप्शन आपको दे दिए हैं, एक तो 8वां एक तो 18वां, दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। अब इतना जानते रहिए। जी से ये देखिए भारत और ज से जापान, जी से जापान। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर अपने। तो अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक आपके सामने है सागर कवच। क्या है दोस्तों, सागर कवच। तो सागर कवच 24, सागर कवच 24 दोस्तों भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है। किसके मध्य, किसके लिए किया जा रहा है दोस्तों, तो भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या रखा गया दोस्तों, तो सागर कवच 24 रखा गया है, सागर कवच 24 रखा गया है। चलिए दोस्तों ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प क्या है दोस्तों, तो ऑपरेशन संकल्प क्यों लिया गया, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये देख लीजिए। ऑपरेशन संकल्प जो है, भारत नौसेना ने, भारत की नौसेना ने माल्टा ध्वज वाले, माल्टा ध्वज वाले समुद्री जहाज को, समुद्री जहाज का एमवी रुएन, एमवी रुएन, एमवी रुएन के साथ 17 पायलट, 17 परिचालकों, 17 परिचालकों समेत, 17 परिचालकों समेत समुद्री लुटेरों से मुक्त किया, मुक्त कराया या मुक्त किया। किसने किया दोस्तों, भारतीय नौसेना ने माल्टा ध्वज वाले, किसको, माल्टा ध्वज वाले समुद्री जहाज एमवी रुएन को 17 परिचालकों के साथ, 17 परिचालकों के साथ किससे मुक्त कराया, समुद्री लुटेरों से मुक्त करवाया। ठीक है,
मुक्त करवाने का जो ऑपरेशन है दोस्तों, उसका क्या नाम रखा गया? जो ऑपरेशन है उसका क्या नाम रखा गया दोस्तों? तो ऑपरेशन संकल्प रखा गया। ऑपरेशन संकल्प क्या है दोस्तों? तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। भारतीय नौसेना द्वारा माल्टा ध्वज वाले एमवी रूवेन जहाज के 17 परिचालकों समेत समुद्री लुटेरों से क्या कराया गया? आजाद कराया गया, मुक्त कराया गया है। उसी का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑपरेशन संकल्प है। ठीक है। सी डिफेंडर्स क्या है? सी डिफेंडर्स 2024, सी डिफेंडर्स 2024, सी डिफेंडर्स 2024 क्या है दोस्तों? तो ये भारत व अमेरिका के तटरक्षकों के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। तो क्या क्या है दोस्तों? भारत व अमेरिका के तटरक्षकों द्वारा किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। कौन दोस्तों? तो सी डिफेंडर्स। तो दोस्तों मैंने जितना युद्धाभ्यास आपको बताया है, जितने युद्धाभ्यास बताए हैं, इसी में से एक ना एक प्रश्न में छप जाएगा दोस्तों, प्रश्न में कहीं ना कहीं छप जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चल ये देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं अपने आगे। हमने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके लिए रखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए रखा है, बहुत ही अच्छे करंट अफेयर के प्रश्न हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने, डायरिया रोको अभियान का शुभारंभ किस देश के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो डायरिया रोको अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो आइए देखते हैं किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे ब्लैक कर लिया जाए मार्कर को, क्योंकि लाल तो यहाँ लिखा ही गया है। रंग बिरंगा आज है आपके लिए आपका बोर्ड आज आपके लिए कैसा है? रंग बिरंगा बनाया गया है। तो आइए देखिए दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। डायरिया रोको यानी कि डायरिया स्टॉप अभियान, डायरिया स्टॉप अभियान किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, या अमित शाह के द्वारा किया गया, जेपी नड्डा के द्वारा किया गया, या योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो आप जान ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हमारे तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी। वही बाटन ऊपर जाओ। चलिए, तो क्या है दोस्तों? डायरिया रोको अभियान, माफ कीजिएगा थोड़ा सा जो बाधा आई उसके लिए। डायरिया रोको अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अच्छा, यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या है दोस्तों? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री पीएम पद का शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों। अब उसके बाद अमित शाह क्या है दोस्तों? तो हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। तो जेपी नड्डा क्या है दोस्तों? जेपी नड्डा क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे। कौन? तो जेपी नड्डा। और इन्होंने ही क्या किया है? डायरिया रोको अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों। आप लोगों का सही हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, सक्रियता बनाए रखिएगा। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर में आ सके। तो जितना आपके पेपर में आ सके उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही रिलेटेड रहेगा आपके पेपर से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। भारत और यूएई के बीच 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया दोस्तों? ये देखिए कौन सा युद्धाभ्यास किया गया?
मैंने अभी अभी आपको कुछ युद्ध अभ्यास पढ़ाए हैं और कुछ आपके प्रश्नों में रखे भी हैं। तो अब बताइए, जो मैंने वहां पढ़ाया यहाँ पे मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने वहां वाला यहाँ रखा ही नहीं है, वहां सिर्फ रिवीजन के लिए है। और यहाँ जो रखा गया है दोस्तों, यहाँ भी रिवीजन के लिए है। तो किसके किसके साथ? भारत और यूएई के बीच कब किया गया? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर में यह युद्धाभ्यास किया गया दोस्तों। तो कौन सा किया गया? डेजर्ट साइक्लोन 2024, युद्धाभ्यास खंजर 2024 और सदा तंसिक सैन्य अभ्यास 2024 या फिर मिलन 2024, इनमें से कौन सा किया गया दोस्तों? तो इनमें से जो ऑप्शन है आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किया गया दोस्तों। और इनके बारे में आप देखते रहिए दोस्तों, अभी आगे यहाँ प्रश्न भी मिलेंगे, यह भी मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पर इनकी चर्चा कम की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कौन सा प्रश्न है दोस्तों? ये देखिए, बस इतना सा। तो अब देखिए दोस्तों, कौन सा है ये वाला? भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच, भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच में चेन्नई में 8 से 12 जनवरी 8 से 12 जनवरी 2024 को कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया दोस्तों? तो उसका नाम बताइए दोस्तों, कौन सा सैन्य अभ्यास था? तो कौन सा है? क्या सूर्य किरण है? क्या वीर गार्जियन है? क्या करुणा मिशन है? तो क्या सहयोग काइजिन है? तो कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य किरण तो ये नेपाल से है। सूर्य किरण कहाँ से होता है दोस्तों? तो नेपाल से हुआ था। वीर गार्जियन अभी अभी बताया मैंने, जापान से है। करुणा मिशन दोस्तों म्यांमार में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। म्यांमार में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। ठीक है, फिर उसके बाद आए आगे दोस्तों, तो सहयोग काइजिन है, और सहयोग काइजिन ही आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्यों? भारत और जापान के मध्य, अभी अभी मैंने बताया था भारत और जापान के मध्य का बताया था। क्या बताया था? वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमैक्स 24 मैंने बताया कि ये युद्धाभ्यास किसके साथ किए गए? तो ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य किए गए। और यहाँ देखिए, तो भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच चेन्नई तट पर 8 से 12 जनवरी तक 2024 के मध्य क्या किया गया? यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। कौन सा? तो सहजीन। कौन सा अभ्यास किया गया दोस्तों? तो सहजीन काइजिन नाम का अभ्यास किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहीं से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। अगर आपने लापरवाही करके इसको छोड़ दिया, इसको अन्यथा ही छोड़ दिया, तो समझिए आपने अपनी सिलेक्शन को भी छोड़ दिया, आपने अपने एक प्रश्न को छोड़ दिया दोस्तों। तो यह आप रिस्क नहीं ले सकते हमारे साथ। ठीक है, आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो बताइए इसमें से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। हम तब तक आपके बगल में खड़े हुए हैं, बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, चलिए कौन सा आपका आंसर आया? आपका कौन सा आंसर है दोस्तों? तो इसमें से किसने कराया? देखिए, तो इसमें से प्रधानमंत्री हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया दोस्तों। इन्होंने पीपल के एक वृक्ष, पीपल का एक वृक्ष लगाकर क्या किया? यह अभियान शुरू किया। कब शुरू किया था दोस्तों? तो 5 जून 2024, 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के दिन, पर्यावरण दिवस के दिन यह अभियान चलाया। क्या अभियान चलाया दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलाया दोस्तों।
इन्होंने कौन सा पौधा लगाया? तो पीपल का एक वृक्ष लगाया, पीपल का एक वृक्ष लगाया और इस अभियान को शुरू किया। और यह टारगेट रखा दोस्तों, क्या टारगेट रखा है? 2024 के अंत तक, 2024 के अंत तक 8,000 पौधों का लग जाना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, 80,000 क्या 80,000 पौधों, 80,000 पौधों को लगाया जाना चाहिए, टारगेट पूरा किया जाना चाहिए। कितना टारगेट रखा है दोस्तों? 80,000। और उसके बाद क्या रखा है दोस्तों? 2024 तक का टारगेट है ये 2024 तक का टारगेट है, लेकिन 2025 तक का भी टारगेट रखा गया है दोस्तों। तो कि 2025 14,000 कितना? तो 14,000, ये काट दीजिए, हटाइए इसे, 14,000 पूरा नहीं लिखना चाह रहे हैं, कितना लिख रहे हैं? सीधे सीधे 14,000 पौधों के लगाए जाने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह कार्य बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जब तक आप पौधे नहीं लगाएंगे दोस्तों, पीएम मोदी को छोड़िए, हम कह रहे हैं आपसे कि आप एक पौधा जरूर लगाइए, एक पौधा अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से जरूर लगाइए दोस्तों। ठीक है, ताकि हम लोग जो पर्यावरण प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे बच सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए ये प्रश्न हो गया आपका, उत्तर हो गया प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प किया और यह अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया? एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, चलिए ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट, दीदी पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो बालिकाओं की शिक्षा से, महिला सशक्तिकरण से, महिला कौशल से, एनओटी यानी कि नन ऑफ दी, नन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें से हो जाएगा आपका महिला सशक्तिकरण। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो महिला सशक्तिकरण। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण से है। ठीक है, के सशक्तिकरण से है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है अपना? अगला प्रश्न देख लीजिए, यह है डेंगू के, क्या है? डेंगू के नए टीके टैक टैक 003 को WHO की मंजूरी कब मिली? डेंगू से मरने वाले जो बालक हैं, डेंगू के द्वारा जो मरने वाले बालक हैं या लोग हैं, उनको बचाने के लिए कौन सा टीका चालू किया गया है दोस्तों? तो टैक 003 नाम का नया टीका चालू किया गया है। कौन सा टीका? नया टीका चालू किया गया है, जिसको WHO की मंजूरी मिल गई है। लेकिन कब मिली है, यह आपसे पूछा गया है, यह आपके प्रश्न में पूछनीय है, यह आपके प्रश्न में पूछने योग्य है। चलिए यही पूछा गया है, तो बताइए कौन सा है दोस्तों? 13 मई, 11 जुलाई, 16 सितंबर, 10 मई, कौन सा है दोस्तों? बताइए तो जल्दी से, जल्दी बताइए तो कौन सा है? कब मंजूरी मिली इसको? 13 मई को या 10 मई को या 16 सितंबर को या 11 जुलाई को? 11 जुलाई, 16 सितंबर काट दे रहे हैं, अब बताइए कौन सा है? तो 13 मई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मित्र, यदि आप लोग यह प्रश्न छोड़ दे रहे हैं तो समझिए अपना सिलेक्शन छोड़ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं आपसे, बार बार कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप हमसे जुड़ना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक यह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? 7 मई, 7वें नंबर पे 7 मई, 7वें नंबर पे 7 मई, 7 मई 2024 को ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, क्या है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, यूनियन या संघ, यूरोपियन संघ द्वारा किसके विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए, किसके विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए
पहला कानून बनाया गया। कौन सा कानून है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ करंट अफेयर के नए नए ताजे ताजे एकदम गर्मा गर्म करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, जहां पे पहला की बात आ जाती है ना, आपके पेपर में वहीं से पूछा जाता है। और मैंने जितने भी प्रश्न अभी तक करवाए हैं ना, सब पहले ही करवाए हैं, पहली बार हुए हैं, ठीक है, अभी नए नए ताजे ताजे हुए हैं, गर्मा गर्म हुए हैं। तो जितने गर्मा गर्म हैं दोस्तों, इसको ठंडा मत होने दीजिए, तुरंत रिवाइज कर लीजिए, तुरंत अपने अंदर इसको समावेश कर लीजिए, ठीक है। आइए, कौन सा है दोस्तों, ईयू। ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन द्वारा किसके विरुद्ध हिंसा का से निपटने के लिए किया गया है, या पहला कानून बनाया गया है। तो किसके लिए दोस्तों, तो महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है दोस्तों, उसके लिए यह पहला कानून बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो 7 मई 2024 को। देखिए यहीं पर कई प्रश्न बन रहे हैं, महिलाओं के प्रति विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए कब ईयू द्वारा पहला कानून बनाया गया, तो 7 मई 2024 को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो ईयू द्वारा बनाया गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है, 7 मई 2024 को। किसके द्वारा बनाया गया है, तो ईयू द्वारा बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, तो महिलाओं के लिए बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही थी, उनसे निपटने के लिए यह कानून बनाए गए हैं। कितने कानून बनाए जा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें 3 कानून शामिल है। कितने कानून शामिल है दोस्तों, तो 3 कानून शामिल है इसमें, ठीक है। तो जो महिलाओं के द्वारा, महिलाओं से आप लोग हिंसा हो रही थी, महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही थी, उससे निपटने के लिए यह कानून बनाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, 5 मई 2024 को स्कूल ऑन व्हील्स, 5 मई 2024 को स्कूल ऑन व्हील्स पहल योजना की शुरुआत किस राज्य ने की, बताइए किस राज्य ने की है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले स्कूल ऑन व्हील्स पहल योजना कब शुरू की गई, 7 मई 2024 को शुरू गई। ताजा ताजा करंट अफेयर, ठीक है, गर्मा गर्म आपके लिए एकदम। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये शुरू कब किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, अब बताइए, स्कूल ऑन व्हील किसके द्वारा शुरू किया गया है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। 10 सेकंड का समय आपके लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, तो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए दोस्तों। देखते हैं कितनी जल्दी आपका उत्तर आ सकता है। जल्दी कीजिए, बहुत लापरवाहियां कर रहे हैं दोस्तों आप लोग, इतना लेट नहीं होना चाहिए। तो किसके द्वारा किया गया, चलिए अब हम बता दे रहे हैं किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो क्या केरल के द्वारा किया गया, मणिपुर, सिक्किम, लद्दाख, किसके द्वारा किया गया, तो यह किसके द्वारा किया गया, स्कूल ऑन व्हील की पहल किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो केरल के द्वारा किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इतना समय एक प्रश्न पर देंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को समय बहुत कम मिलेगा। 10 सेकंड दिए थे, 10 सेकंड से हम 20 सेकंड कर दिए, लेकिन आप लोगों का उत्तर जो है सही नहीं आ रहा था। कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत आ रहा है, यानी कि आप लोगों में अभी क्या है, अभी आप लोगों में कमियां हैं, उसको सुधार कीजिए। क्या कमी रह गई उसको सुधार कीजिए, ठीक है। चलिए, भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर 8 से 12 संयुक्त, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या था, सहयोग काइजिन नामक था, सहयोग काइजिन नामक युद्ध अभ्यास किया गया किसके किसके मध्य में, तो भारत और जापान के मध्य 8 से 12 जनवरी 2024 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। तो ये तो दोबारा आ गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, भारत और अच्छा ये दोनों प्रश्न रिपीट हो गए हैं। भारत और यूएई के बीच,
भारत और यूएई के बीच क्या हुआ है दोस्तों? तो डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त अभ्यास हुआ है। ठीक है, चलिए सैन्य अभ्यास हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए सूचकांक, सूचकांक से 1 नंबर पक्का आप लोगों का है। सूचकांक से एक प्रश्न पक्का है दोस्तों, इसीलिए सूचकांक भी मत भूलिएगा। रट डालिए एकदम से, इतना रट डालिए, इतना रिवीजन कर डालिए कि सोते सोते भी कोई आपसे पूछ ले तो बड़बड़ा के बता दीजिए कि हाँ यही वाला तो है, तभी सिलेक्शन मिलेगी दोस्तों। बहुत ज्यादा कंपटीशन है आप लोगों के लिए। चलिए क्या है दोस्तों? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो ये आप बताइए दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो ये आप बताइए तो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें से क्या 126 है, क्या 111 है, क्या 116 है, क्या ये 63 है? तो इसमें से कौन सा है, कौन सा स्थान है दोस्तों? वहां कर दीजिए 63वां, 116वां, 111वां, कौन सा होगा दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए जल्दी से। तो आइए देखिए, देख लीजिए दोस्तों कौन सा है स्थान। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान दोस्तों 116वां है। कौन सा स्थान है? तो 116वां है। 63वां क्या है दोस्तों? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 63वां है। किसमें? तो वैश्विक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो भारत का स्थान 63वां है। खुशहाली में कितना है दोस्तों? तो खुशहाली में 126वां है। खुशहाली में कितना है दोस्तों? तो 126वां है। और ये जो 111 है दोस्तों, भुखमरी में भारत का स्थान है। भुखमरी में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो भुखमरी में भारत का स्थान, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 111वां है। इस तरह से दोस्तों सूचकांक मत भूलिएगा, सूचकांक तो एकदम मत भूलिएगा। ये खुशहाली वाला है, ये खुशहाली है। और फिनलैंड अभी भी पहले पे विराजमान है। फिनलैंड अभी भी पहले पे विराजमान है दोस्तों। पहला सबसे खुशहाल देश कौन सा है दोस्तों? तो वह फिनलैंड है। और सबसे इस इंडेक्स में, खुशहाली इंडेक्स में सबसे न्यूनतम स्थान पर कौन है दोस्तों? सबसे न्यूनतम स्थान पर कौन है दोस्तों? कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यमन सबसे लास्ट स्थान पर, सबसे लास्ट पायदान पर कौन है दोस्तों? तो यमन है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। खुशहाली में, खुशहाली में कौन है दोस्तों? फिनलैंड है। ठीक है, तो ये देखिए। चलिए तो भुखमरी में 111वें स्थान पर है भारत। भुखमरी में 100, देखिए भुखमरी में ये हाल है, तब भी कह रहे हैं भारत क्या है? विश्व गुरु है। कैसे विश्व गुरु है भैया? 111 स्थान पे भुखमरी में हो और खुशहाली में 124 स्थान पर हो, हंस नहीं पा रहे हो। दर्द अंदर बना हुआ है, जब दर्द अंदर बना हुआ है तो हंस कैसे पाओगे दोस्तों? जब बेरोजगारी युवाओं में बनी रहेगी, बेरोजगारी युवाओं में बनी रहेगी तो हंस कैसे पाएंगे? तो जल्दी से आप रोजगार प्राप्त कीजिए, जल्दी से आप सफल हो जाइए और जल्दी से मुस्कुराइए। और यह इंडेक्स हमारा जो है दोस्तों, इसमें कम नंबर पर पहुंचिए, फिनलैंड के पास पहुंचिए दोस्तों, तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस उत्तर क्या था दोस्तों? 116, 116, 116वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए ये देखिए, हमने कुछ सूचकांक आपके सामने उठाकर रख ही दिए हैं। हमने कुछ सूचकांकों को आपके सामने उठाकर रख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए कौन से सूचकांक हैं, ये देख लीजिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक अभी अभी मैंने बताया है, कितना है? 63 है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा। स्थान कितना है दोस्तों? तो 63वां है। किसका स्थान है यह? भारत का स्थान। भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 63वां है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, चलिए
दूसरा क्या है दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो भारत का स्थान है 176वां। बताइए 180 में कितने गंदे हो गए हैं, बताइए भारत के लोग, भारत के लोग कितने गंदे हो गए हैं, 176वें स्थान पे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। बताइए, अपने आप को स्वच्छ रखिए भाई, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, कितने गंदे बनेंगे आप लोग। चलिए, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये देखिए मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी द्वारा मानव एच डी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों, जिसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो भारत का स्थान 134वां है। कितना स्थान है दोस्तों, तो 134वां स्थान है किसका, भारत का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लैंगिक समानता सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो भारत का स्थान 129वां है। चलिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, अभी अभी बताया मैंने, एक एक दाने के लिए मोहताज है भारत, एक एक दाने के लिए मोहताज है, यह ट्रिक बना लीजिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो 111वां है। ठीक है, इसीलिए दुबले पतले होते जा रहे हैं सब लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये देखिए मीडिया का हाल, मीडिया का हाल देखिए दोस्तों, जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जो आते हैं एकदम सच, ब्यूटी पार्लर से निकल के आएंगे बढ़िया से एकदम कहेंगे हेलो, यह समाचार है आपके सामने। क्या समाचार है बताइए, आप स्वतंत्रता में 159वें स्थान पर हैं। बताइए 180 देशों में, 180 देशों में जब आपका स्थान 159वां हो तो आप कैसे स्वतंत्र मान सकते हैं अपने आप को, कैसे स्वतंत्र मान सकते हैं आपको बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जब आपका स्थान 159वां हो, सिर्फ मेकअप और लाली लगा के आके सूचनाएं पढ़ देने से स्वतंत्रता नहीं आती दोस्तों। ठीक है, चलिए, चौथा स्तंभ माना जाता है हमारा मीडिया, क्या माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन क्या करेंगे जब स्वतंत्रता ही नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, देखिए भ्रष्टाचार धारणा में 93वां स्थान पे है। किस स्थान पे है दोस्तों, 120 देशों में 93वां स्थान पे है। बताइए, क्या यह बहुत अच्छी स्थिति है, नहीं। तो दोस्तों, प्रेस के लिए तो हमारे खान सर ने सही ही कहा है कि अगर हमें ऑर्केस्ट्रा बुलवाना हो तो ऑर्केस्ट्रा नहीं बुलवाएंगे, बुला लेंगे उनको, समझ लीजिए किसको बुला लेंगे, तो समझ जाइए जो मेकअप लाली और ब्यूटी पार्लर से निकल के आती हैं डायरेक्ट न्यूज पढ़ने, उनको बुला लेंगे। यह कहा है किसने, हमारे खान सर ने। चलिए, तो ये देखिए भ्रष्टाचार में कितना है, तो 93वां स्थान है। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, वैश्विक में कितना है, 63वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना है, 176वां है। एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में कितना स्थान है, तो 134वां है। लैंगिक समानता सूचकांक में कितना है, 129वां है। भुखमरी में कितना सूचकांक है दोस्तों, तो 111वां है। प्रेस सूचकांक में 159वां है, और भ्रष्टाचार में कितना है, तो 93वां है। ठीक है, ये रहा आपका सूचकांक दोस्तों, सूचकांक भी आपका समाप्त हो गया। कुछ सूचकांक जो बचेंगे, जो आपके करंट अफेयर में होंगे, वो हम आपके सामने फिर से लेकर आपको रिवाइज करा देंगे। चलिए, ये हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाता हूं दोस्तों, ताकि आपका पेपर आप क्लियर कर सकें, आप आसानी से क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए यह भी जरूरी हो जाता है। आईएमपी हो जाता है आपके लिए, क्या हो जाता है, आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। ये सब क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं में आता है। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उस देश की, उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन, तो क्लाउडिया शीनबाम। क्या नाम है इनका, क्लाउडिया शीनबाम बनी है। ठीक है, बम बनी है। चलिए, तो क्या नाम है इनका, इस तरह से नहीं होगा दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है इनका नाम, क्लाउडिया शीनबाम। ठीक, इनका नाम ये है। और किस देश से है संबंधित दोस्तों, तो मैक्सिको से।
मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों, कौन? तो क्लाउडिया शिनबेम, बेम नहीं दोस्तों, बाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। देखिए, एक तो था क्वाड, क्वाड में कितने देश थे? 4। क्वाड में कितने देश होते हैं? 4। कौन देश होते हैं? 4। उसको मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। किसको? क्वाड को। क्वाड को मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 4 देश शामिल है। ठीक है, इतना जानते रहिए। अब उसके बाद दूसरा बन गया है, क्या बन गया है? स्क्वाड बन गया है। क्या बन गया? नई संस्था का निर्माण हो गया है। क्या बन गया? स्क्वाड। किस देश के नेतृत्व में बनाया गया? पूछा गया है कि स्क्वाड किस देश के नेतृत्व में बनाया गया है? तो आइए, किस देश के नेतृत्व में बनाया गया है दोस्तों? तो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया है। किस देश के नेतृत्व में? तो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया है। और इसके सहयोगी देश कौन कौन से हैं? इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों इसमें सहयोगी देश हैं, सहयोगी राष्ट्र हैं। कौन है दोस्तों? तो सहयोगी राष्ट्र हैं। कौन कौन है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन इसमें सहयोगी हैं। और अमेरिका के नेतृत्व में यह स्क्वाड बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका के नेतृत्व में स्क्वाड बनाया गया है। सहयोगी कौन है? तो यह तीनों के तीनों सहयोगी हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है ये देख लीजिए। अप्रैल 2024 में किस देश ने, अब ये देखिए सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात हो रही है यहाँ पर, तो अप्रैल 2024 में किस देश ने अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व के सबसे बड़े टर्मिनल बनाने की घोषणा की है? विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल बनाने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है दोस्तों? अप्रैल 2024 में अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के सबसे बड़े टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो क्या यूएई के द्वारा की गई है, क्या यूएसए के द्वारा, क्या सऊदी अरब, क्या उरुग्वे के द्वारा? तो इसमें कौन है दोस्तों? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूनियन अरब अमीरात के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? तो अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने है। टीएससी ने पहले ह्यूमन, ये देखिए, टीएससी ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना किस तिथि को की? देख लीजिए, किस तिथि को की है भैया? तो आइए देखते हैं किस तिथि को की गई है। ये देखिए, इसमें टीएससी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो टाटा सी कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई का मतलब क्या है? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की गई है। तो कब की गई है दोस्तों? तो कब की गई है आप बताइए? तो 13 मई 2024 को, 13 मई 2024 को की गई है। 1 मई को क्या होता है दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। दोस्तों तिथियों से भी आएगा। 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस। क्या लिख रहे हैं ये देखिए, क्या है दोस्तों? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्तरण के, विवेकानंद जी के अवतरण दिवस पर मनाया जाता है। 13 को यह इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो इसमें एक प्रश्न आपको याद आ गया दोस्तों, आपसे हम पूछने में हम लग रहा है गलत कर दिए हैं, देख लें एक बार।
तो कौन सा आंसर बताए थे दोस्तों? हाँ, तो हाँ ये देखिए डेंगू टीके वाला। तो ये दोस्तों कब चालू किया गया था? तो ये 10 मई को चालू किया गया था। ये कब चालू किया गया था? 10 मई को। शायद हमने गलती से 13 बोल दिया है क्या? अगर हो गया हो तो सुधार कर लीजिएगा। ये कौन सा है दोस्तों? तो ये 10 मई है। फिर से 13 मई आ रहा है। फिर से 13 मई क्यों आ रहा है दोस्तों? वही उसी लिए आ रहा है, टीएससी द्वारा जो पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर खोला गया है। किस डेट को खोला गया है? तो वो 13 मई को खोला गया था। और ये कब खोला गया? तो ये 10 मई को। ये खोला नहीं गया है, ये मंजूरी प्राप्त हुई है। किससे? तो WHO द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई है नए टीके की, नए टीके के लिए। ठीक है, किसमें? डेंगू के लिए नया टीका कब बना? तो 10 मई को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगर गलत हो गया हो, अगर गलत बताए हो, हमें लग रहा है कि हमने गलत बता दिया था, तो इसलिए उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका, तो इसमें कौन सा आंसर सही था? इसमें आपका आंसर ये बी वाला आंसर सही है, 13 मई 2024। 1 मई को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 को प्रवासी भारतीय दिवस, और 12 को क्या है? तो 12 को आपका क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, रबी, जायद, खरीफ, सभी, इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों आपका? तो कौन सा आंसर होना चाहिए? आइए बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है दोस्तों? तो इसमें से आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? तो रबी की फसल। रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर की बात की जा रही है। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया। तो दोस्तों सरसों हो गया, चना हो गया, क्या हो गया? तो चना हो गया, मटर हो गया। ये सारी फसलें कौन सी फसलें हैं दोस्तों? तो ये सारी फसलें आपकी रबी की फसल हैं। कौन सी फसल हैं? तो रबी की फसल हैं। इनको अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है। फरवरी फरवरी से मार्च माह में इनको काट लिया जाता है। फरवरी से मार्च माह में इनको काट लिया जाता है। कौन सी फसल है? रबी की फसल। और जायद की फसल क्या होती है दोस्तों? जायद की फसल कब बोई जाती है? तो जायद की फसलों में सबसे पहले तो आता कौन कौन है? तरबूज है, खरबूज है, खरबूज है, ककड़ी ककड़ी है। ठीक है, तो ये फसलें जो होती हैं दोस्तों, इनको बोया कब जाता है? तो इनको मार्च अप्रैल माह में बोया जाता है। मार्च अप्रैल माह में बोया जाता है, और मई से जून तक जाते जाते, मई इतना मानिए, हाँ, अप्रैल के बाद मई से जून तक, जून भी मान लीजिए, मई से जून तक जाते जाते इनको काट लिया जाता है। मार्च से अप्रैल माह में बोया जाता है जायद की फसलों को, और मई से जून की फसलों में इनको काट लिया जाता है महीने में। और ये खरीफ की फसलें क्या होती हैं दोस्तों? तो मक्का मक्का जो अभी का समय चल रहा है, धान, मक्का, बाजरा, धान, मक्का, बाजरा, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई। ठीक है, इनको इनको कब बोया जाता है दोस्तों? तो इनको कौन सी फसल कहा जाता है? पहले तो इनको खरीफ की फसल कहा जाता है। और इनको बोया कब जाता है दोस्तों? तो अभी अभी आप देख ही रहे हैं, जून से जुलाई माह में इनको बोया जाता है। जून से जुलाई माह में इनकी बुआई होती है। ठीक, और कटाई कब हो जाती है दोस्तों? तो ये देखिए अक्टूबर नवंबर में जब वहाँ बुआई हो रही है, तो सितंबर से अक्टूबर में यहाँ कटाई हो जाती है इसकी। सितंबर से अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है, अक्टूबर। ठीक है, हाँ, अक्टूबर से नवंबर, सितंबर लास्ट जाते जाते और अक्टूबर पूरा मंथ जाते जाते इनको काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की फसलें हो गई। और इनमें कौन सा होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। रबी की फसल है जिसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और फरवरी से मार्च माह में इनको काट लिया जाता है। कौन सी फसलें हैं यहाँ? रबी की फसलें हैं।
फसलों के बारे में एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछता है। तो जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वैसे वैसे हम आपको बताते चले चलेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। करेल मृदा के नाम से जानी जाती है। अब बताइए मृदा से जुड़ा हुआ प्रश्न, मृदा से जुड़ा हुआ प्रश्न, तो कौन सा प्रश्न होगा, क्या होगा दोस्तों इसमें आंसर? तो करेल मृदा के नाम से जानी जाती है। दलदली मिट्टी को, दलदली मिट्टी कहाँ मिलती है दोस्तों? तराई क्षेत्रों में मिलती है, तराई क्षेत्रों में मिलती है दलदली मिट्टी, ठीक है, क्षेत्रों में मिलती है। भाभर क्षेत्र, भाभर में कौन सी मिट्टी मिलती है दोस्तों? कंकरीली मिट्टी मिलती है, कंकरीली और पथरीली, कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, ठीक है, पथरीली मिट्टी मिलती है। फिर उसके बाद लाल मृदा कहाँ मिलती है दोस्तों? तो लाल मृदा जब वहां पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है? वहीं पर जहां पर लौह की अधिकता पाई जाती है। क्या? बुंदेलखंडी क्षेत्र में लौह की अधिकता पाई जाती है, लौह की अधिकता पाई जाती है। किसमें? लाल मिट्टी में लौह की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए यह क्या होती है? इसीलिए यह लाल मृदा होती है। तो काली मृदा, काली मृदा को अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से? कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, करेल नाम से जानते हैं, काली मृदा को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह मिट्टी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें फसलें बहुत अधिक होती हैं, अधिक उपजाऊ होने के कारण फसलें अधिक होती हैं। कपास अधिक होने के कारण कपासी मृदा भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, करेल मृदा कहते हैं। तो करेल हमारे प्रश्न में ही है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? काली मृदा, काली मृदा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपके सामने? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगर आप लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो समझिए कुछ ना कुछ कमी रह गई है आप में। तो हमसे तुरंत जुड़िए, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को तुरंत विजिट कीजिए दोस्तों, और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो करंट अफेयर के प्रश्न और शोध संस्थान या फिर युद्ध अभ्यास के प्रश्न या फिर जो भी टॉपिकें हम आपको पढ़ा रहे हैं, उन सभी टॉपिकों में आपके ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न यहीं से मिलेंगे दोस्तों। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चर्म उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कानपुर में स्थित है। चर्म उद्योग कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बरेली, अच्छा रायबरेली। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्या। ये देखिए हमने कुछ संस्थानों के नाम लिखे हैं, हमने कुछ संस्थानों के नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इनको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 ये यूपी के संस्थान है, सभी यूपी के सभी शोध संस्थान हैं। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आ जाए दोस्तों, जब पेपर में आ जाएगा तो आप ही जानते हैं। वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा नाम नहीं देगा तो क्या दे देगा? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। पशु चिकित्सा संस्थान, पशु चिकित्सा संस्थान और पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बरेली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। भारतीय दलहन चमड़ा रंगाई जूता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? अभी अभी मैंने बताया है कहाँ स्थित है, तो अभी अभी मैंने बताया है, ये देखिए कानपुर, कानपुर। और शुगर रिसर्च संस्थान, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपके कानपुर में। यदि गन्ना इंस्टीट्यूट पूछ ले तो कहाँ स्थित है? गन्ना इंस्टीट्यूट, गन्ना अनुसंधान पूछ ले तब कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। शुगर पूछ ले तो कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह कानपुर में स्थित है। और दलहन की बात करें, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। चमड़ा उद्योग पूछ ले, चमड़ा रंगाई से जूता, जूता संस्थान पूछ ले, अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। विष और औषधि अनुसंधान, देखिए विष अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, इस
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह भी आपके लखनऊ में स्थित है। यह भी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में ही स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राय बरेली में स्थित है। राय बरेली में स्थित है। बरेली में क्या है दोस्तों? पशु चिकित्सा संस्थान और पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके बरेली में स्थित है। लेकिन यहीं पर आ जाएं, रायबरेली में क्या स्थित है दोस्तों? तो रायबरेली में देख लीजिए आपके राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रायबरेली में स्थित है। इसको भूलिएगा मत दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके पेपर में यह छपने की अनुशंसा रहती है। ठीक है, चलिए। चारागाह व चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो झांसी में स्थित है। झांसी में हमने और आपको बताया था ये आयुर्वेद महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव या आयुर्वेद मेले के नाम से जाना जाता है। वह कहाँ होता है दोस्तों? तो वह भी आपके झांसी में होता है। वह भी कहाँ होता है दोस्तों? आपके झांसी में होता है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में। भदोही और वाराणसी से ही आपकी संसद यानी कि नई पार्लियामेंट में कालीन लाया गया था। तो भदोही से ही, भदोही और वाराणसी से ही कालीन कहाँ गया था दोस्तों? आपकी नई संसद में बिछाया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि नई संसद में कालीन कहाँ से लाया गया, तो भदोही और वाराणसी दोनों जगहों से लाया गया है। ठीक है, ये होना चाहिए आपका। इसीलिए कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भदोही में स्थित है। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में अभी कालीन की बात की गई है, कालीन की भी बात की गई है अभी अभी। तो ये देखिए, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो गाजियाबाद में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो गाजियाबाद में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो चंदौली में। तो ये रहे कुछ अनुसंधान संस्थान दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। ये आपके यूपी में स्थित हैं। ये आपके कहाँ स्थित हैं दोस्तों? सब के सब आपके यूपी में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की, तो इसमें से उत्तर कौन सा होगा दोस्तों आपका? जल्दी बताइए। ये आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए, जो छटंकी लोगों की शादी हो जाती है दोस्तों, शादी की बात आ गई तो छटंकी लोगों की जो शादी है ना, उस पर अंकुश लगाने के लिए, अगर शादी की ही बात कर रहे हैं तो इसमें एक पंक्ति याद आ गई दोस्तों। पता नहीं कहाँ वो पगली है, पता नहीं कहाँ वो बंदरिया है, जिसने हमको मांग रखा है, जिसने दुआओं में हमको मांग रखा है, ना खुद ही मिल रही है ना दूसरों से मिलने दे रही है। तो दोस्तों मजा आया कि नहीं आया? छटंकी लोगों की शादी ना हो पाए, इसीलिए छटंकी लोगों की मतलब यही जानते हैं दोस्तों, बाल विवाह करने से ना बच्चों में नई नई बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से उनको घिर जाना पड़ता है, जिम्मेदारियां ढेर सारी आ जाती हैं जिसका वह निर्वहन नहीं कर पाते हैं, उसके योग्य नहीं हो पाते, तभी उनकी शादियां कर दी जाती हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या किया गया है दोस्तों? देखिए, निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य के द्वारा की गई है? तो यह असम द्वारा की गई है दोस्तों। किसके द्वारा की गई है? तो असम राज्य के द्वारा यह योजना चलाई गई है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्या? अच्छा, फिर से पंक्तियों को कह दें, फिर से पंक्तियों को कह दें। पता नहीं कहाँ वह बंदरिया है, पता नहीं कहाँ वह पगली है, जिसने हमको दुआओं में मांग रखा है, न खुद मिल रही है
और ना दूसरों को मिलने दे रही है। तो दोस्तों यह आपकी शादी, अगर यह आप शादी के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं तो यह कमेंट यह जो लाइन है अपने स्टेटस पर लगा लीजिएगा। चलिए, शायद मिल जाए आपको, होंगे कहीं गोबर उठाते हुए। चलिए आगे चलें दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, 20वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 20 जून 2024 को 20 जून 2024 को किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? पीएम श्री, कौन सा? पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ जून 2024 में किसने किया है दोस्तों? तो ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने किया है। चलिए दोस्तों, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, जून 2024 में खोला गया। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां पर अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया दोस्तों। तो कहाँ खोला गया? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, ठीक है, यहाँ पे खोला गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आशा करते हैं बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बड़ा ही आनंद आ रहा होगा, और शादी के बारे में सुन के तो मन में लड्डू फूट ही गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? ये देखिए, अच्छा, नई दिल्ली स्थित, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा अस्पताल है? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? हाल ही में भारत के किस राज्य ने एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने किया है आपके? तो उत्तराखंड ने किया है। किसने किया है दोस्तों? उत्तराखंड ने किया है। चलिए, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? हाल ही में नीले रंग की चींटियों की खोज कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न आपके सामने है। जून 2024 में ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड अम्बेसडर बनी है। कौन बनी है? बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? तो कौन बनी है? देखिए, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और मीराबाई चानू। कौन बनी है दोस्तों? तो इसमें से नीरज चोपड़ा बनी है, तो कहाँ बने आ गए? मनु भाकर झंडे गाड़ रही हैं दोस्तों ओलंपिक में या क्या कर रही हैं? झंडे गाड़ रही है मीरा भाकर। तो इसमें आपका आंसर कौन होगा दोस्तों? तो ये पीवी सिंधु सिंधु को बेटर ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको। किसको? तो पीवी सिंधु को बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आप देखते हैं, आइए। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, स्टील आर्च कौन सा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे पहली बात तो यही होगी कि क्या दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया। किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है। यह क्या है दोस्तों? तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा दोस्तों? चिनाब ब्रिज कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज प्यास कितनी लग रही दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है, आप देखते रहिए।
गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? चलिए बताइए तो। इतना काहे टकटकी लगा के देख रहे हैं? पानी ही तो पी रहे हैं। पीना हो तो पी लीजिए आप भी। गला तो सूख गया हमारा, हमने तो पी लिया। चलिए आप भी आइए, देख लीजिए। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन 2024 में किसके लिए किया गया है दोस्तों? भारत रत्न के लिए, पद्म भूषण के लिए, पद्म विभूषण के लिए, या यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए? तो बताइए किस पुरस्कार के लिए इसको नॉमिनी बनाया गया है दोस्तों? तो इसमें कौन सा है? तो ए वाला है दोस्तों, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? चयन किया गया है। किसको चयन किया गया है दोस्तों? तो वन भूकंप स्मृति संग्रहालय है जो गुजरात के भुज में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथियोफिस एफएसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? जल्दी बताइए तो, किसका दस्तावेजीकरण किया गया है? हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन एचथियोफिस एसपीपी की उपस्थिति में दस्तावेजीकरण किया गया है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है दोस्तों? क्या काजीरंगा के लिए किया गया है? क्या दुधवा के लिए किया गया है? क्या दोनों के लिए? क्या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी तो इसमें से सही उत्तर आपका जो है वो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। ये देखिए, जून 2024 में जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यदि आप नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों तो आप सबसे बड़े लापरवाह होंगे, सबसे बड़े लापरवाह होंगे। कौन सा सूचकांक है? अभी अभी पढ़ा के निकले हैं ना, बताइए तो कौन सा है? पर्यावरण सूचकांक में कौन सा है? 126वां है, 176वां है, 111वां है, 163वां है? सबका बताइए तो, सबका कमेंट कीजिए, सबका कमेंट कीजिए, सबका मैंने पढ़ाया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कितना है दोस्तों? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 63वां है। भुखमरी के लिए, भुखमरी में भारत का स्थान कितना है? देखिए, भूख के मारे मर रहे हैं और कह रहे हैं दुनिया में नंबर 1 है। ये देखिए, तो नंबर 1 कैसे बनेंगे भुखमरी से? 126 क्या है दोस्तों? यह खुशहाली है क्या? हमें तो लग रहा है खुशहाली है। खुशहाली में हम लोग 126 स्थान पे हैं। कितने खुश हैं? देखिए 126वें स्थान पर हैं। दर्द दिल लेकर डूबे हुए हैं और कह रहे हैं कि बहुत खुश है। चलिए, टूटा हुआ दिल लेकर पड़े हुए हैं सब लोग, आशिक बन गए हैं। चलिए अगला क्या है दोस्तों? ये देखिए, तो पर्यावरण सूचकांक में कितने स्थान पर? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत के जो रैंक है दोस्तों 176वीं है। बहुत गंदे लोग हैं, छी, कितने गंदे लोग हैं, 176वें स्थान पर हैं। बताइए, आसपास अपने सफाई नहीं रखते हैं। ये तो आपके पंचायत सीरीज का याद आ गया डायलॉग, धस। बताइए 176वें स्थान पे, ये भी कोई रैंक है? चलिए आगे चलें दोस्तों, आइए। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना। सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके लिए 1 करोड़ के बीमे का
पहल या शुरुआत किस राज्य ने किया है मुआवजा देने का? मुआवजा देने का जो पहल किया गया है दोस्तों, किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसमें से बताइए जरा, तो कौन से राज्य द्वारा? कर्नाटक द्वारा, मणिपुर द्वारा, मेघालय द्वारा या फिर त्रिपुरा द्वारा? किसके द्वारा किया गया जरा बताइए। तो इसमें से कर्नाटक द्वारा किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक द्वारा। तो दोस्तों जो समय आपका बचा हुआ है, जो समय आपका बचा हुआ है वह हमको दे दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। करंट अफेयर, जीके, जीएस से कहीं नहीं जाने वाला प्रश्न दोस्तों, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे सिलेक्टिव पढ़ाएंगे, ताकि आपका समय भी जाया ना हो और सिलेक्शन भी आराम से आपका हो जाए। बहुत ज़्यादा खरखुबार पढ़ने से क्या फ़ायदा? उससे आपकी एनर्जी ही वेस्ट होगी, आपके दिमाग पर बोझ ही बढ़ेगा दोस्तों। यह दिमाग है आपका, कूड़ा करकट या कूड़ेदान नहीं है। जितना भी कूड़ा मिले भर लीजिए, जितना भी कूड़ा मिले भर लीजिए। इसके लिए यहाँ कूड़ेदान थोड़ी है, यह आपका मस्तिष्क है। ठीक है, चलिए आइए, अगर आप समझदार होंगे तो हमारे साथ जुड़ ही जाएंगे, अगर समझदार नहीं होंगे तो फिर भाई भटकेंगे ही, बाद में पछताएंगे। तो वही फिर हम भी वही कहेंगे, का पछता जब का वर्षा जब किसी सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने, समय चूक पुन का पछताने। समय बीतने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, समय से पहले अभी समय रहते ही आप लोग जागरूक हो जाइए। जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक अभी अभी बताया है। नहीं बता पाएंगे तो बहुत बड़े आप लूजर होंगे, नहीं बता पाएंगे दोस्तों तो बहुत बड़े लूजर हो जाएंगे। और यदि बता लिए तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और एक वर्दी एक सितारा आपके लिए बुक हो गया। चलिए कौन सा होगा दोस्तों? तो 159वां, 134वां या 111वां या फिर 100 नहीं दोस्तों 63वां। तो कौन सा होगा? तो इसमें से आपका यही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 63वां। अभी अभी तो बता के निकले हैं। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क जो दिया गया था, जो आपके लिए होमवर्क दिया गया था, चलिए, तो शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। कौन रोकता है दोस्तों? तो शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। कौन रोकता है दोस्तों? रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। तो कौन रोकता है? हिपैरिन नामक पदार्थ, हिपैरिन रोकता है। ठीक है, कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। और क्या पूछे थे दोस्तों? तो और आपसे पूछे थे हमने सिस्मोग्राफ और स्फिग्मो मैनोमीटर पूछे थे। इस फिग्मो इस फिग्मो मैनोमीटर पूछे थे आपसे। मैनोमीटर आपके लिए होमवर्क दिए थे। तो यह क्या होता है दोस्तों? तो यह क्या होता है? यह रक्तचाप, रक्तचाप का काउंट करता है। क्या करता है? रक्तचाप को मापता है। और क्या पूछे थे? सिस्मोग्राफ। क्या पूछे थे? सिस्मोग्राफ पूछे थे दोस्तों आपसे, सिस्मोग्राफ पूछे थे। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है दोस्तों? तो रिक्टर पैमाना कहिए या सिस्मोग्राफ कहिए। यह क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता, भूकंप मापने के यंत्र हैं। कौन है? तो सिस्मोग्राफ है। इसी तरह से रिक्टर स्केल पर यह पैमाना, तीव्रता जो होती है उसकी कितनी तीव्रता का भूकंप आया है उसको मापने के लिए रिक्टर स्केल पर मापा जाता है कि इतनी ये 1.8, 5, 6, 4 जो भी आता है उसको मापने के लिए रिक्टर होता है। भूकंप मापने के लिए कौन होता है? भूकंप मापने का यंत्र कौन होता है? तो सिस्मोग्राफ होता है। चलिए ये हो गया दोस्तों आपके लिए। तो हमने जो भी आपका होमवर्क था वो भी कंप्लीट करवा दिया, और ये जो आपका प्रश्न है ये तो यहीं पे समाप्त हो गया दोस्तों। अब रिवीजन कर लिया जाए, कुछ कुछ रिवीजन कर लिया जाए दिवस का, कुछ दिवस का क्या कर लिया जाए? रिवीजन कर लिया जाए। तो 1 जनवरी, 1 जैन, 1 जैन के बाद 4 जैन, 4 जैन के बाद दोस्तों 5 जैन, 4 जैन के बाद 5 जैन, 5 जैन के बाद 9 जैन, 9 जनवरी, 9 जनवरी के बाद 12 जनवरी,
9 जनवरी के बाद 12 जनवरी, 12 जनवरी के बाद दोस्तों 15 जनवरी, 12 जनवरी के बाद कौन सा 15 जनवरी, 15 जनवरी के बाद दोस्तों अगर देख लिया जाए तो कौन सा, तो 15 जनवरी के बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 26, ठीक है। अच्छा 10 जनवरी भूल गए, 10 जनवरी भी डाल दीजिए इसी में 26 जनवरी भी पड़ा हुआ है, 26 जनवरी पड़ा हुआ है दोस्तों। तो बताइए ये जो दिवस है, आज जनवरी का कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद फरवरी भी कर लें, फरवरी में एक ठो है, फरवरी में 2 फरवरी को, 2 फेब को क्या होता है, 4 फेब को क्या होता है, फेब, फेब मतलब फरवरी। तो इसमें से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, देखिए कितना आपसे हल हो पा रहा है, इसमें से आपसे कितना हल हो पा रहा है, बताइएगा जल्दी से, तो जितनी जल्दी हो सके बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। तो 1 जनवरी क्या है दोस्तों, क्या हो रहा है भैया, काहे गिर रहे हैं आप। तो 1 जनवरी को क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी कीजिए, 1 जनवरी को क्या है, हो गया। चलिए जो भी हो, अब हम बता रहे हैं आपको क्या है दोस्तों। तो आ, हाँ, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस। तो परिवार से ही शुरू कर रहे हैं दोस्तों, 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। और ये देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। उसके बाद 5 जनवरी को क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हो गया। 9 जनवरी को अभी अभी बताए हैं वहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, गांधी जी वापस आए थे। 10 जनवरी को क्या होता है दोस्तों, तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 15 जनवरी को क्या है दोस्तों, 15 जनवरी को बताइएगा, राष्ट्रीय सेना दिवस, क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय सेना दिवस, सेना में दिवस जानना जरूरी है दोस्तों आपके लिए। तो और उसके बाद क्या है दोस्तों, ये तो राष्ट्रीय क्या हो गया, ये क्या लिख दिया, क्या है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले रहे हैं। तो जल्दी जल्दी रिवीजन में क्या है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। इतने दिवस आप याद रखिए, फिर जैसे जैसे क्लास लेते जाएंगे ऐसे ऐसे दिवस के बारे में बताते जाएंगे दोस्तों। जैसे 1 मई को क्या है, तो 1 मई को आपका है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 5 जून को क्या है, तो पर्यावरण दिवस। 14 सितंबर को क्या है, तो विश्व नहीं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। तो उसी तरह से 16 सितंबर को क्या है दोस्तों, तो 16 सितंबर को आपको क्या होता है, विश्व ओजोन दिवस। 5 5 सितंबर को क्या है दोस्तों, तो 5 सितंबर को क्या होता है, 5 सितंबर को आपका होता है विश्व शिक्षक दिवस। तो इस तरह से दोस्तों 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इस तरह से सारे दिवस हम आपको रिपीट करवा देंगे, ठीक है। इस तरह से सारे जितने भी दिवस हैं सबको हम रिपीट करवा देंगे आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं आगे। तो आगे चलेंगे दोस्तों, तो इसी में हम अम्लों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अम्लों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले नींबू, सबसे पहले किसमें कर लें, नींबू और संतरा में कर लेते हैं, नींबू और संतरा में कर लेते हैं।
तो नींबू और संतरा में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रा बताइए। तो नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है? उसी तरह से इमली, इमली प्लस अंगूर, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसी तरह से घास, जिसे दूब कहते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा में जिसे दूब कहते हैं, घास, दूब या चने की पत्ती में, चने की पत्ती में, चने की पत्ती, पत्री नहीं दोस्तों, पत्ती है, चने की पत्ती, और साथ ही साथ आप कहें खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाद्य परिरक्षण में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो चौथे नंबर पे आ जाएं दोस्तों, तो दूध और दही में, दूध में गंध, दूध में गंध किसके कारण, और दही में कौन सा अम्ल, साथ ही साथ थकान, साथ ही साथ थकान महसूस किसके कारण होती है? किस अम्ल के इकट्ठा होने के कारण होती है? थकान किसके कारण होती है? चलिए इतना हो गया। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाएं दोस्तों, तो सेब और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब और टमाटर में, सेब और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो उसी तरह से आप अगर आगे आएँ, अच्छा इसको नहीं कर सकते, चलिए ये हो गया। तो सेब और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? छठे नंबर पे आ जाएं, तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? उसी तरह से अगर हम बात करें, तो पहले इनको कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक, या इसी को क्या कहते हैं? सिट्रिक अम्ल इसी को कहते हैं, या फिर इसी को साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं इसी को। ठीक है, चलिए ये हो गया। साइट्रिक अम्ल कहते हैं या सिट्रिक अम्ल कहते हैं टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये हो गया आपका। उसके बाद घास या दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ये आपकी रिवीजन है दोस्तों, रिवीजन कर लीजिए, एक अम्ल तो जरूर पूछता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से दूध या इसमें कौन सा पाया जाता है? तो ये सबको पता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है?